हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि टर्म 1 जो दिसंबर टेस्ट अभी होने जा रहा है, दिसंबर एग्ज़ाम कह लो, पंजाब स्कूल बोर्ड के बच्चों के लिए जो फीस के पेपर हैं वो 13 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में जो भी डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग होंगे। उसके लिए जो सैम्पल पेपर पंजाब स्कूल बोर्ड की तरफ से आया है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस क्लास में बच्चों के साथ कर दिया गया है, एक बार और डिस्कस कर रहे हैं डिटेल सोल्यूशन के साथ, ताकि आपकी अच्छी तरह से क्या हो जाए, रिवीजन। तो जो हमारा पेपर होने वाला है बोर्ड का, टर्म 1 कह लो, दिसंबर टेस्ट कह लो, है उसमें 35 क्वेश्चंस आएंगे। स्कूल लेवल पे होगा, ठीक है, हर स्कूल के अपना अपना क्वेश्चन पेपर होगा जो भी होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे पास सैम्पल पेपर आया है इसमें इसमें हमारे पास एनसीईआरटी बुक के लगभग चैप्टर नंबर 1 से लेके ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 6 और 7 तक है। ये अप टू रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन इंक्लूडेड है इसमें। फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, वेक्टर्स है, प्रोजेक्टाइल है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क ऑफ एनर्जी है, एंड रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास एटसेट्रा कंसेप्ट है, ग्रेविटेशन नहीं है। ये जो 5 चैप्टर्स हैं इनको मिला के जो हमारा टर्म 1 का सिलेबस बनता है 50%, उसके लिए जो सैम्पल पेपर प्राप्त हुआ है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चों को एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानकारी पता चले। इस 35 क्वेश्चंस में एज पर पंजाब स्कूल बोर्ड इंस्ट्रक्शंस हमारे पास 28 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, 28 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे और 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के होंगे। ऐसे हमारी पंजाब स्कूल बोर्ड की साइट पे सिलेबस में दिया हुआ है। तो कोशिश कर रहे हैं जो पंजाब स्कूल बोर्ड के बच्चे जिनका +1 का एग्जाम होने वाला है, इनको सीबीएसई और दूसरे बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं बेनिफिट लेने के लिए। तो ये पेपर 35 क्वेश्चंस होंगे, इनको 1.5 आवर में करना होगा। तो किस टेक्निक से हम चलें, किस पॉलिसी से चलें, कैसे ट्रिक लगाएं ताकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस, एप्लीकेशन बेस है। तो ये सिंपल 35 एमसीक्यू हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने की टेक्निक बता रहे हैं, साथ साथ में सॉल्यूशन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं आपके नॉलेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस स्टार्ट विद द पेपर नाउ। ठीक है, अगर सैम्पल पेपर 2 को हम सॉल्व करें, +1 फिजिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डिमेंशन फॉर्मूला, ये जो डिमेंशन फॉर्मूला है किस क्वांटिटी को दिखा रहा है, फोर्स। फोर्स का डिमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2, तो ये तो आंसर नहीं बन रहा। पावर होता है वर्क डन ओवर टाइम, वर्क डन होता है m1 l2 t-2 ओवर t, तो ये होता है m1 l2 t-3, ये भी नहीं बन रहा। एनर्जी, एनर्जी और वर्क डन एक ही बात होता है, m1 l2 t-2। बचा कौन सा ऑप्शन, बचा हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो न्यूटन लॉ आप लगा लो, F(r²) m1 m2, दो बॉडीज होती हैं इनका मास m1 m2 होता है, उनके बीच में डिस्टेंस r होता है, तो फोर्स प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सब ने पढ़ा हुआ है। F=g m1 m2 ओवर r² होता है। मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रह जाए। तो g का आंसर कैसे आने वाला है, g = F(r²) ओवर m1 m2। तो साफ चल रहा है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, m1 l1 t-2। एक क्वेश्चन करने के लिए ऑलमोस्ट हमारे पास 2 मिनट्स हैं। l² m1 m2 ओमर शीट पे भी भरना पड़ेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी गवर्नमेंट की वो हम फॉलो करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखोगे, ये बन जाएगा हमारे पास m-1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 है ऊपर 1 है। l1 और l2 कितना हो जाएगा, l3 और t-2। तो अगर सीधा ट्रिक करने की ये आंसर नहीं है तो ये है। तो जितना टाइम आप लगा के जिस ट्रिक से फटाफट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारा आंसर होगा फर्स्ट का सी। कैंडेला याद करेंगे, ये ऐसे यूनिट है हमारे पास। ऐसे यूनिट कितने होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टेम्परेचर जिसका यूनिट केल्विन, और 7th क्वांटिटी होती है लुमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट होता है कैंडेला। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे
फिजिक्स के अंदर, तो कैंडेला का स्टैंडर्ड आंसर हुआ लुमिनस इंटेंसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन? अर्थ अराउंड द सन घूम रही है, थ्री डायमेंशनल मोशन, मूविंग व्हील है, व्हील गोल गोल घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन है। तो ट्रेन रनिंग, जो ट्रेन है स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट ही जा रही है, ट्रैक सीधे होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं, तो वन डायमेंशनल मोशन हो गया ये। तो वन डायमेंशनल मोशन में ट्रेन वाला कंसेप्ट हम ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। पेशेंस से पढ़ते रहें, तो अबाउट 40-45 मिनट्स में हम इस पेपर को पूरा कर लेंगे। आप देखते चलें, सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशंस, ताकि आप में सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की बात है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, आपने एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है, जो स्कूल में आपके कॉलेज टीचर ने पढ़ाया है वो पढ़ना है, जो गवर्नमेंट ने रिवीजन टेस्ट पेपर भेजे हैं वो भी पढ़ने हैं, तो ये सैम्पल पेपर भी करने हैं। ठीक है, तो हम एक तो सैम्पल कोशिश करके कुछ सॉल्व करने की ट्रिक बता रहे हैं कि आपने कैसे दिमाग लगाना है, शॉर्ट टाइम के अंदर कोई क्वेश्चन ना निकल रहा हो कैसे सोचना है, कैसे ट्रिक लगाना है, अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है। देखो जी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो चेंज इन वेलोसिटी होता है a इक्वल टू dv बाई dt, इस तरह से v ds बाई dt होता है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चलता है ना। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ के अंदर चलें तो ये हमें चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन व्हाट इज द एंगल बिटवीन? ये प्रोजेक्टाइल केस है, अगर बॉडी को हमने एंगुलर प्रोजेक्ट किया, बॉडी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, जब टॉप पे जाती है तो उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना नजर आ रहा है आपको? 90 डिग्री। तो टॉप के ऊपर एंगल 90 होता है, हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 9th-10th में पढ़े हुए हैं और 11th के भी हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो डिस्प्लेसमेंट, हमेशा किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल डिस्टेंस होती है। चलो एग्जांपल दिखा देते हैं, एक बॉडी 3 मीटर राइट में जा रही है, वे 4 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो जो डिस्टेंस है वो 3 + 4 7 है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। अगर दो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं तो यहाँ डिस्टेंस भी बराबर है और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। मान लो ये 7 है, ये भी 7 है। अगर कोई बॉडी सर्कल में जा रही है, ठीक है, वो एक राउंड पूरा करने के बाद यहाँ वापस आती है, उसका रेडियस r है, तो डिस्टेंस तो 2πr है, पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि बॉडी इनिशियल से फाइनल पोजीशन वापस वहीं पे आ गई। तो कभी किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी नहीं आई, तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बोलते हैं हम डिस्टेंस। तो इज ऑलवेज एट द मोस्ट इक्वल हो सकता है, इक्वल टू और लेस देन, ग्रेटर देन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिए हैं, आपके सामने आए हैं कि 6 क्वेश्चन को हमने ऑलमोस्ट 6-7 मिनट्स में कर लिया है। तो कोशिश करो कि एक क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स हैं, अगर सारे क्वेश्चन को हम 2 मिनट में कर लें तो 70 मिनट्स पेपर हो जाएगा। 20 मिनट्स के अंदर हम ओमा शीट के अंदर या दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे एमसीक्यू की, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन करते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल मूव कर रही है, रेडियस r है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू सर्कल होती है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग द रेडियस, यहाँ पे भी हर पॉइंट पे। तो जो बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन पैदा होती है, एक्सेलरेशन पैदा होने से सेंटीमीटर फोर्स का जन्म होता है। चलो इतनी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, कौन सी चीज कांस्टेंट है? वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन भी पैदा होती है। ठीक है जी, तो सेंटीमीटर फोर्स क्या चेंज रहती है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड सेम रहेगी,
स्पीड रेंज से काइनेटिक एनर्जी में वन मास तो सेम ही रहता है, तो ये चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी। तो गेस करने से पहले भी ध्यान से समझिए, जो क्वेश्चन नहीं आता उनको भी ध्यान से लगाने सोचे कैसे लगा सकते हैं। नॉलेज से भी कर सकते हैं, प्रीवियस नॉलेज से भी, जो हमने 9th-10th में नॉलेज गेन की उससे भी कई बार क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हमने पावर सुना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टाइम, तो जो वर्क डन है अगर उसको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बना हमारे पास, पावर ही बना, तो वर्क एंड एनर्जी इक्विवेलेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में आगे, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू, क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो सकता है, सीधा ही क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम का चैप्टर, वर्क डन इज इक्वल टू, जस्ट वेट, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन, just wait, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क क्या होता है, एक मिनट प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, जस्ट वेट। तो वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या आने वाले हैं। अब आगे स्लाइड पे देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हम करें इस समय 10 में ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, ओके। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी खत्म। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होती है, मैग्नेटिक भी होती है, बस फ्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि वर्क डन against the friction, against friction depends upon the path followed, depends upon the path, किस तरह का पाथ है। नेक्स्ट, एनालॉग ऑफ मास, जो मास लीनियर मोशन में रोल प्ले करता है वही हमारे पास रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम आई से लिखते हैं वो हमारा मास का एनालॉगस है। Next question, a girl standing on the rotational platform has her hands lowered. She suddenly stretches out his hand. वो अपने हैंड को स्ट्रेचेस आउट कर लेती है, तो स्ट्रेचेस आउट करेगी हैंड तो क्या बढ़ेगा, सेंट्रल एक्सिस से उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ेगा, ये उसका मास है, ये मास, ठीक है। तो मूवमेंट इनर्शिया बढ़ जाएगा, मूवमेंट इनर्शिया बढ़ जाएगा, ठीक है, तो स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है। तो लेट अस सी द ऑप्शंस आर, नेक्स्ट स्क्रीन पे देखेंगे। अभी बहुत स्लो मेथड से मैं बोल रहा हूँ इस समय, ताकि आपको डिटेल में समझ आता जाए। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, कुछ रेगुलर बुक से हैं, कुछ रिवीजन टेस्टों से है, ठीक है। आप अच्छी तरह से सभी क्वेश्चंस कीजिए, हम कुछ क्वेश्चन करवा के आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या गट गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास आ गया है, उसका मूड इनर्शिया बढ़ गया। Which of following pairs of the physical quantity does not have same dimensional formula? किस किस का सेम नहीं होता, वर्क एंड टॉर्क सेम होते हैं, एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट सेम होते हैं, याद रखो। इंपल्स एंड लीनियर मोमेंटम याद, क्योंकि ये थ्योरम्स हैं। इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो जो कि थ्योरम वैलिड है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे, सोचने की जरूरत नहीं, डायमेंशनली करेक्ट होगा। वर्क और टॉर्क भी, टॉर्क ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आंसर तो वही आने वाला है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। नो डाउट वर्क एंड टॉर्क डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट हैं, लेकिन डायमेंशनली दोनों इक्वल हैं। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट सेम है। ये बचा एक टेंशन, टेंशन मींस फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग,
टेंशन होगी फोर्स m1 l1 t-2, और सरफेस टेंशन जो होती है वो बच्चों होती है फोर्स ओवर लेंथ। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का टॉपिक है, फोर्स ओवर लेंथ। नेचुरली इसका डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ नहीं आएगी आंसर में, चेंज हो गया। तो ये ई जो हमारे पास है, सी ऑप्शन है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखें, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 क्वेश्चन देखेंगे। 15 पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 15, अगर हाइट h है, g एक्सेलरेशन ग्रेविटी है, डायमेंशन फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू h ओवर g। किसी बॉडी को h हाइट से टॉप ऑफ टावर से बॉडी को नीचे गिराते हो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, वो पैराबोला पाथ में गिरती है, तो इसमें जो टाइम निकलता है वो 2h ओवर g होता है। तो हाइट क्या होगी, देखो हाइट क्या होगी, 2 छोड़ दो, हाइट होगी लेंथ, g क्या होती है l1 t-2। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के वही यूनिट्स होते हैं जो एक्सेलरेशन के होते हैं, तो एल से एल कट गया, टी स्क्वायर अंडर रूट बचा टी। तो यूनिट्स किसके आगे, टाइम के, ये ऑप्शन होगी। The component of a vector, question number 16, the component of vector r along x-axis will have maximum value। किसी वेक्टर का किस तरफ होगा, किसी वेक्टर को आप रिजॉल्व करोगे, देखो ये वेक्टर r है, ये एंगल थीटा है, आपने रिजॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आएगा, आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये एक्स एक्सिस थीटा पॉजिटिव है, थीटा जब तक 90 नहीं होता तब तक 0 नहीं होगा, ठीक है। थीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वैल्यू ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, two bullets are fired horizontally from the same height, two bullets are fired simultaneously from the same height with the different velocities, ठीक है। तो h हाइट से इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट से अगर लॉन्च भी कर दें, लेकिन उनका जो पहुंचने का टाइम है ग्राउंड पे वो डिपेंड करता है 2h ओवर g अंडर। तो टाइम में तो वेलोसिटी आती नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कितने से लॉन्च किया था, तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, डज नॉट डिपेंड अपॉन, सॉरी, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लॉन्च है ना, तो टाइम पीरियड सेम रहने वाला है, तो दोनों ग्राउंड पे एक ही टाइम पे पहुंच जाएंगे। Question number 18, when a tennis ball falls to the ground and bounces back, which of the following will change the direction that was। ये देखो बॉल है, नीचे जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, फंडामेंटल कंसेप्ट है, फिर बॉल बाउंस होकर ऊपर जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी ऊपर जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो नीचे प्लस जी है ना, वेलोसिटी ऊपर है तो एक्सेलरेशन नीचे है, दोनों क्या हो गए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जिसको हम जी कह रहे हैं वेक्टर, दोनों इक्वलेंट, हाँ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो हमारे पास एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ये सी आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए हैं 19 एंड 20, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 है ना। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ, ध्यान से देखो हाइट का फॉर्मूला, हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल यू स्क्वायर साइन के थीटा ओवर 2g। अगर थीटा 90 लेंगे साइन 91 हो जाएगा, तो हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। कितना आंसर आ जाएगा, यू स्क्वायर ओवर 2g इंटू 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 विद द हॉरिजॉन्टल। रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन, ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ, न्यूटन का सेकेंड लॉ ही इनके बीच में रिलेशन निकाल सकता है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। नेक्स्ट देखें, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जा रहे हैं। 21 जस्ट वेट, अब हम 21, 22, 23, लेट अस सी 21, तो आराम से क्वेश्चन करेंगे तो भी ये 1 आवर में 35 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 1 आवर 10 मिनट्स में हो जाते हैं।
बॉडी ऑफ मास m कोलाइड अगेंस्ट ए वॉल विद वेलोसिटी v। बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं सैम्पल पेपर में। मान लो कि बॉडी मास m की है, ठीक है, स्मॉल m है, इट इज ऑफ स्मॉल m, इट शुड बी स्मॉल m। तो v वेलोसिटी से जाके टकरा रही है, टकराने के बाद बॉल वापस आएगी माइनस v से, तो जाने का मोमेंटम हो गया mv, वापस आने का mv, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तो चेंज कितना हो गया, इनिशियल माइनस माइनस फाइनल, कितना हो जाएगा 2mv। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21 क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख रहे हो, तो 21 में हमारे पास आंसर आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होने वाला है देखा जाए तो साफ पता चल रहा है, ये ऑप्शन हो गया। बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग फ्री फॉल। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वर्क एनर्जी में। टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन कांस्टेंट, ये हम डेरिवेशन करवाते हैं। अगर बॉडी ए पे हो, फिर बी पे आ जाए और सी पे आ जाए। ए पे उसके पास टोटल एनर्जी में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू हाइट, तो किनेटिक एनर्जी तो है नहीं, बॉडी रेस्ट में है। जैसे बॉडी नीचे आती है उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। क्लियर? जब ग्राउंड पे आती है सारी किनेटिक हो जाती है, पोटेंशियल जीरो हो जाती है। तो मैकेनिकल एनर्जी मींस टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें किनेटिक प्लस पोटेंशियल आता है, वो चेंज नहीं होती। ये इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, if kinetic energy of the particle is double then its momentum become short numerical, kinetic energy p square by 2m। तो p square हो क्या हो गया 2m, kinetic energy को अगर आप e लिख लेते हो तो 2me, तो p क्या हो जाएगा 2me अंडर रूट। अब क्या क्वेश्चन है, आप क्या कर रहे हो चेंज, किनेटिक एनर्जी को डबल कर रहे हो, ये रहा डबल 2m2e, 2 इंटू टी क्या हो गया 4, 4 कंप्यूट हो गया 2 है ना। तो कितना बचा, हो गया हमारे पास बचा ओके जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर था किनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल की कम होती है तो ऑप्शन इज बिकम्स 2 बाय अंडर 2 टाइम्स, अंडर 2 टाइम किनेटिक एनर्जी हो जाएगी। किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया हमारे पास, दोबारा से देख लेते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2me। अब इसको अगर डबल करते हो तो सॉरी पी, ये हो गया। अगर आप इसको चेंज करते हो किनेटिक एनर्जी को डबल करते हो 2, तो मोमेंटम की वैल्यू आती है अंडर 2 टाइम्स, क्या आती है अंडर 2 टाइम्स। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, यहाँ पे डाउटफुल लग रहा है। इट शुड बी डबल, दिस ऑप्शन इज बेसिकली इट शुड बी डबल, दिस इज डाउट क्वेश्चन। नेक्स्ट, body moving with velocity v has linear momentum and kinetic energy numerically equal, what's the value of v? Body moving with velocity v has linear momentum, kinetic energy mv, kinetic energy numerically equal, ठीक है, what's the value of v? This is also a doubtful question. Answer options are 2 meter per second is given. कैलकुलेट कर लेना, दोनों इक्वल कर दो, mv is equal to 1 by 2 mv square. So body moving velocity v has linear momentum and kinetic energy numerically equal. What's the value of v? This is something wrong question. Don't attempt these two questions. We will discuss it a bit later on. Question number 25. When a shell traveling along a parabolic path in the gravitational field explode in air, ये पहले ही बताया जा चुका है कि जब पार्टिकल कोई ग्रेविटेशनल फील्ड में पैराबोलिक पाथ में यहाँ फायर क्रैक करो, जहाँ कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, उसके कंपोनेंट तो डिफरेंट वेलोसिटी से जाते हैं, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो अपने इनिशियल पाथ में चलता रहता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट, उसकी वेलोसिटी को कुछ नहीं होता, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं करती, एक्सेलरेशन जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 24। दो क्वेश्चन में भी डाउट है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके,
तो लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन डालने में गड़बड़ हुई है। जिसने सैंपल पे बनाया है उसमें थोड़ी गड़बड़ है। एनी हाउ, आप उन क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, let us take question number, okay, question number we are discussing 26. A disk is rotating with an angular speed omega. Child sit on it. Which of the following is conserved? क्या कंजर्व रहता है हमेशा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बात खत्म। एल इक्वल टू आई ओमेगा। आई बढ़ेगा, ओमेगा घट जाएगा, ओमेगा बढ़ेगा, आई घट जाएगा। नेक्स्ट, ये भी आपने याद रखना है न्यूमेरिकल आंसर, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन अभी तो टाइम नहीं है। लेंथ ऑफ वायर एल, मास एम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है, ये डेरिवेशन है, सीधा रिजल्ट इसका अभी मैं बता रहा हूँ। अब इसका आंसर सी। दो एग्स हैं, आइडेंटिकल साइज के हैं, शेप एंड वेट हैं। एक रो एग होता है, एक सॉलिड एग होता है। तो मूव इनर्शिया जो होता है रो एग का सॉलिड से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो मोल्टन मटेरियल होता है वो दूर दूर चले जाता है एक्सिस से, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, दोनों के मूव इनर्शिया को कंपेयर करना है। ये रा का है, ये सॉलिड का है। तो अंडरस्टूड है मूव इनर्शिया ऑफ रा ओवर मूव इनर्शिया ऑफ सॉलिड विल बी ग्रेटर देन 1। ये सिंपल क्वेश्चन है। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, तो 100 जूल में कितने होंगे? 10⁻9। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच गए हैं, जिसमें अब थोड़ी थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अब हमें दिखेंगे, जिनमें हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। थोड़ा 1 मार्क क्वेश्चन ही है, लेकिन उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल टच है। न्यूमेरिकल टच का मतलब होता है उसको थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर, वी आर सीइंग क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में आप रीड कीजिए। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर टू बी। कितना लिया है हमने रेडियस? ये एक मिनट वेट, अरे ये क्वेश्चन नंबर हम यहाँ कर रहे हैं 30। रेडियस है 5.3 प्लस माइनस 0.1। तो ये हमारा जो एब्सोल्यूट एरर है वो है 0.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो परसेंटेज एरर होता है वो 3 टाइम्स आर की पावर 3। ये छोड़ दो, 4/3 पाई छोड़ दो, 3 डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100। ये फॉर्मूला है परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम, पावर फिर रिलेटिव एरर इंटू 100। अब 3 डेल्टा आर कितना है? 0.1 और आर कितना है? ये आर 5.3 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 30 ओवर 5.3, अप्रोक्सीमेटली ये 5.7%। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया। कार एट रेस्ट, एक्सेलरेट्स रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 144 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से कर लो तो आपके पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये बन जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। अब डिवाइड कर लो, ठीक है, 14/8 था। उसके बाद टाइम है हमारे पास तो 2 मिनट में करना है, तो हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। तो हमने पहले निकालना क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। v माइनस यू ओवर टी, 40 माइनस 0 ओवर 20, तो एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या निकालना है? डिस्टेंस यू टी प्लस 1/2। तो दो फॉर्मूले लगेंगे, पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे, फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के आप, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यू टी पार्ट तो आएगा ही नहीं, तो 1/2 ए टी स्क्वायर है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, जस्ट कैलकुलेशंस हैं। एक्सेलरेशन कितनी आई हमारे पास? 2, और टाइम कितना है? 20 का स्क्वायर कर लो, जो भी कैलकुलेशन आ रही है 400 मीटर के आसपास आंसर आ रहा है। तो 400 है, ऑप्शन है हमारे पास। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मैं यहाँ सोल्यूशन दे रहा हूँ इसका। एक किसी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं, है ना। तो मान लो ये a cos थीटा है, ये a sin थीटा है ना।
तो मैं मान रहा हूँ कि ए cos थीटा जो है वो ax है, वो कितना है 50। तो गिवन वेक्टर ए कितना है 100, तो 100 cos थीटा इक्वल टू 50। तो cos थीटा क्या आ जाएगा 50/100 1/2। cos 1/2 कब होता है cos 60। थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये आ गया 60। दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा उसका ए वाई। आपने ए एक्स और ए को रिलेट कर लिया था, अब ए वाई निकाल लेते हैं। ए वाई होगा ए साइन थीटा, ए हमारा 100 है, साइन 60, तो साइन 60√3/2 होता है, तो आंसर 50√3 होगा। यूनिट जो होंगे वो साथ साथ होंगे। ये ऑप्शन रहा हमारे पास। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पहले हम स्क्रीन पे ले आते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 33 हाँ दिख रहा है, 33 क्वेश्चन है। तो देखो अबाउट 1 आवर में हो जाएगा। ये फोर्स ऑफ 98 न्यूटन एक्ट कर रही है और बॉडी को रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसका जो वेट है जिसको mg कहते हैं वो लगभग 45 किलोग्राम फोर्स है। तो 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो 9.8 जी की वैल्यू होती है बेसिकली। अगर न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू 10 दी हो तो इसको हम 10 कर लेंगे, 4.5 इंटू जी। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास, सॉरी ये 45 था, 415 न्यूटन फोर्स आ जाएगी जो वेट है। इतनी ही रिएक्शन लग रही है, हम इतना वेट उतना रिएक्शन, कितनी फोर्स लग रही है जो इसको पुल कर रही है 98 न्यूटन। ठीक है, तो इतनी फ्रिक्शन लग रही होगी। फ्रिक्शन क्या होता है F इक्वल टू म्यू आर, F इक्वल टू म्यू आर। तो अब क्या निकालने हमारे पास, जितना वेट है उतना रिएक्शन है। तो चलो जी, रिएक्शन की वैल्यू तो हमारे पास 450 न्यूटन आ गई। F कितना है 98 न्यूटन। तो फॉर्मूला लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का सेकंड फॉर्मूला F इक्वल टू म्यू आर। तो म्यू की वैल्यू क्या होती है F ओवर आर। तो F 98 है, 450 से डिवाइड करोगे ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास कितना आ जाएगा 0.22 है ना। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस कर लेना ध्यान से। 0. just wait for 1 or 2 minutes. 0.22 है ना, तो ये ऑप्शन रहने वाला है। 36 क्वेश्चन, कैलकुलेट द इम्पल्स नेसेसरी टू स्टॉप ए 50 किलोग्राम 150 किलोग्राम कार ट्रेवलिंग। ये कार है, उसका मास 1500 किलोग्राम है, ट्रेवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर। उसको रोकना है ना, स्टॉप करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो कितना टाइम लगेगा ना, टाइम। तो इनिशियल मोमेंटम तो है उसके पास m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम उसके पास है ही नहीं है। तो इम्पल्स का क्या फॉर्मूला है, यहाँ कर लें सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ 34, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल तो 0 है, इनिशियल देख लेते हैं। 1500 किलोग्राम उसका मास है, आपको पता है वेलोसिटी कितनी है 90, पर किलोमीटर पर आवर नहीं लेंगे इसको, 5/18 से, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो 18 5 का 5 5 25, तो इम्पल्स का आंसर आ गया -1500 इंटू 25। तो अप्रोक्सीमेटली ये रहा आपका आंसर। ठीक है, -3750 यूनिट्स क्या आएंगे, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, टाइम का क्या है सेकंड, न्यूटन सेकंड। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो हम पहुंच गए हैं अब लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और हम ले रहे हैं अब आगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट।
क्वेश्चन नंबर हम 35 ले रहे हैं। 35 में हमारे सामने है ए बॉडी ऑफ मास, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन, बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट, तो वेलोसिटी 0, कितनी फोर्स लगी 20 न्यूटन, फाइनल वेलोसिटी कितनी है पता नहीं, टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड, किनेटिक एनर्जी कितनी गेन करी ये भी नहीं पता। इसका मतलब हम पहले तो ये लगाएं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जैसे ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो हमें एसलेशन नहीं पता, पहले हम सीधा लगा लेते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। फोर्स 20 है, मास 5 है, एक आंसर हमारे पास आ गया ना 4 मीटर पर सेकेंड। इसके डिवाइड कर लेंगे 20 को 5 से। अब फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, इनिशियल 0 है, एसलेशन 4 है, टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो 40 मीटर पर सेकेंड हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, लेकिन निकालनी क्या है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब आप जो फॉर्मूला लगा लो, मास 5 है, वेलोसिटी 40 है, जो भी आप आंसर सोल्यूशन निकाल लोगे आप आंसर आ ही जाएगा। इंटू 5 इंटू 40 है ना, तो देख लो आप 220 द 25 द 100 400 4000 है ना, 4000 काइनेटिक यूनिट क्या होता है, जूल या जाउल जो बोल रहे हो, ये रहा आंसर। तो हाँ जी बच्चों, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कब होते हैं जब आपको थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो पढ़ना कैसे है, आप बच्चों ने कैसे पढ़ना है, पहले आपने थ्योरी पढ़ो, बुक से थ्योरी पढ़ो, सारी उसकी डेरिवेशंस पढ़ो, उनके रिजल्ट को याद करो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एक एक चीज का। जब सारे रिजल्ट्स आप लिख लो, ठीक है, एक अपनी कॉपी पे लिख लो, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज इनको रिवाइज करो, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने की कोशिश करो, इनको प्रैक्टिस करते रहो। पहले 35 क्वेश्चन 2 आवर्स में होंगे, फिर 30 क्वेश्चन 1.5 आवर में हो जाएंगे, फिर 1 आवर में हो जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी आराम से। तो रिवीजन मेक्स द मैन परफेक्ट, रिवीजन विद कंसेप्ट्स। और सारे चैप्टर के जो फॉर्मूला है वो भी एक पेज पे लिख के रख लो, फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द टॉपिक्स हैं, तो उनको रिवाइज करते जाओ। तो इजी से इजी क्वेश्चन और डिफिकल्ट सभी सॉल्व होता जाएगा। उम्मीद है कि आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने करने हैं, अपनी बुक से कर लो, एनसीईआरटी से कर लो, गवर्नमेंट के जो रिवीजन टेस्ट पेपर हैं वो कर लो, सैम्पल पेपर आए हैं वो आ जाए, जो पास के आए हैं वो कर लो, बुक से कर लो, कोई आपके पास हेल्प बुक है, टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, जो आपके टीचरों ने पढ़ाया अपने स्कूल कॉलेज में कोचिंग में, वहाँ से कर लो। ठीक है, तो ये 2 सैम्पल पेपर अच्छी तरह से कर लो। ठीक है, यहाँ से एक आइडिया दिया गया है आपको कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का या पेपर में सॉल्व करने का कैसे ढंग होता है, कैसे ऑप्शन सोचना होता है। 4 ऑप्शन में से जनरली 2 ऑप्शंस नहीं होती हैं, 2 ही रेलिवेंट बच जाती हैं जिनमें से ध्यान से दिमाग लगाना होता है। तो मैं चाहूँगा कि अब बच्चों को समझ आ रहा होगा। तो ये 2 सैम्पल पेपर मैंने एक रेफरेंस के लिए आपको सॉल्व करके बताए हैं। तो +1 के बच्चे अभी एग्ज़ाम दे दें, उसके बाद फिर एग्ज़ाम देने के बाद इन चैप्टरों के डिटेल वीडियो, जिसको वन शॉट कहते हो, डिटेल डिस्कशंस डेरिवेशन बेस अपलोड करेंगे। अभी इतना टाइम नहीं है, आप अपनी अपनी रिविजन तैयारी अपने घर बैठ के करें अच्छी तरह से। ठीक है, और बेस्ट मेथड है सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लें, कंसेप्ट क्लियर कर लें, शॉर्ट नोट्स बना लें, अपनी एक समरी बना लें, सारे फॉर्मूले लिख लें, उसको अप्लाई कर लें, याद कर लें और उनको अप्लाई करने का ढंग लगाएं, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। करते करते आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, तो बेस्ट फॉर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड द फ्यूचर लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ।